everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। हमने प्रिंट मेकिंग के फर्स्ट पार्ट में आपको प्रिंट मेकिंग का आरंभ कैसे हुआ था इस बारे में बताया था। आज हम आपको प्रिंट मेकिंग हिस्ट्री एंड प्रिंट मेकिंग के कितने मेथड हैं ये बताएंगे और रिलीफ प्रिंटिंग के बारे में बताएंगे। यह चित्र प्रागैतिहासिक काल का है, इसके बारे में हमने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। यह चित्र 500 ईसा पूर्व का है। 500 ईसा पूर्व सुमेरियों ने सिलेंडर सील पर चित्र उकेरे। चीनी विद्वानों ने 200 ईस्वी सन के आसपास नक्काशीदार ग्रंथों से रबिंग बनाया। यह चित्र 868 में छापी गई पांडुलिपि हीरक सूत्र का है। इससे पता चलता है कि छापा कला निरंतर प्रगतिशील रही है। शुरू में संचार के एक प्रकार के रूप में प्रिंट मेकिंग बहुत फला फूला। इसके लिए कलाकारों ने ऐसे गुणकों को बनाने में सक्षम बनाया जो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जा सकते थे। 8वीं शताब्दी में शुरू करते हुए जापानी कलाकारों ने बौद्ध पांडुलिपियों के कई संस्करणों को बनाने के लिए प्रिंट मेकिंग का प्रयोग किया। अर्थात जो जापानी कलाकार थे उन्होंने बौद्ध पांडुलिपियों के कई संस्करणों को बनाने के लिए प्रिंट मेकिंग का सहारा लिया। 14वीं शताब्दी में यूरोप में आम लोगों को ईसाई चित्र वितरित करने के लिए वुड कट प्रिंट एक लोकप्रिय तरीका बन गया। 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग की मुद्रित बाइबिल ने पूरी तरह से नए युग के दौर की शुरुआत की। जॉन गुटेनबर्ग जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने 1450 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। साथ ही उन्होंने चल धातु अक्षर मुद्रण का भी आविष्कार किया। इससे पहले यूरोप में अनपढ़ व्यक्ति ज्यादा थे। वहां न किताबें थी न स्कूल। कुछ किताबें थी लेकिन वे केवल अमीरों के स्वामित्व में थी क्योंकि वे हाथ से लिखे गए थे या भिक्षुओं द्वारा लिखे गए थे। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। इस प्रकार प्रिंट मेकिंग अधिक व्यापक और तकनीकी रूप से पूरे विश्व में फैल गया। प्रिंट मेकिंग क्या है, आइए जानते हैं। छपाई के लिए तैयार ऐसी सतह जो ब्लॉक प्लेट हो या शिला हो, जिन पर कुछ प्रतिकृति या बिंब अंकित है, मतलब जिस पर कुछ ना कुछ आकृति वगैरह बनी हुई है, जिसे स्याही के द्वारा कागज या अन्य वस्तुओं की सतह पर प्रतिरूपित किया जा सके, अर्थात उनको छापा जा सके। स्याही के द्वारा ही प्रतिकृति को छापा जाता है। स्याही छपाई साधन की उभरी, उत्कीर्ण अथवा समतल सतह पर लगी हो सकती है। वह उभरी हुई सतह पर भी हो सकती है, जो हमने उत्कीर्ण की है उस पर भी हो सकती है, या फिर समतल सतह पर भी लगी हो सकती है। अर्थात हम उभरी, उत्कीर्ण या समतल सतह पर स्याही को लगाकर छाप सकते हैं। छापा कला के प्रकार। छापा कला के 3 प्रकार हैं। पहला, ठप्पे की उभरी आकृति से छपाई, जिसको हम इंग्लिश में रिलीफ प्रिंटिंग बोलते हैं। दूसरा, ठप्पे की गहरी आकृति में छपाई, जिसको हम इंटेग्लियो प्रिंटिंग बोलते हैं। थर्ड, समतल धरातल से छपाई, जिसको हम प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ठप्पे की उभरी आकृति से छपाई, जिसको रिलीफ प्रिंटिंग बोलते हैं। अब ये रिलीफ प्रिंटिंग क्या है? रिलीफ प्रिंटिंग में छापे जाने वाला हिस्सा या डिजाइन न छापे जाने वाले हिस्से से ऊपर उठा हुआ होता है। अर्थात जो हमको छापना है, जो डिजाइन हमको छापना है या जो हिस्सा हमको छापना है, वो हिस्सा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, और जो हिस्सा हमको नहीं छापना है वो हिस्सा अंदर होना चाहिए। अर्थात वो हिस्सा ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए, वो गहराई में होना चाहिए। तो छापे जाने वाले उभरे हिस्से पर स्याही इस प्रकार लगाई जाती है कि न छापे जाने वाला दबा हुआ हिस्सा साफ रहता है। अर्थात हम जो स्याही लगाएंगे वो हम ऊपर वाले हिस्से पर ही लगाएंगे, और इस प्रकार से लगाएंगे कि वो स्याही अंदर वाले हिस्से पर ना लगे। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम छापा पद्धति है। इस पद्धति की धारणा बहुत सरल है।
अधिकतर बच्चे आलू को आधा काटकर उस पर आकृति उकेरकर स्याही से छाप लेते हैं, अथवा बच्चे कागज के नीचे सिक्का रखकर उस पर जब ऊपर से पेंसिल रगड़ते हैं तो सिक्के की आकृति कागज पर सीधी छप जाती है। विशेष पर्व त्योहार पर स्त्रियां हाथों को जमीन या दीवार पर छापा छापकर पूजा करती हैं। ये छापे किसी उभरी हुई आकृति की अनुकृति है। यह रिलीफ प्रिंटिंग का चित्र है। इस चित्र में दिखाया गया है कि ये हिस्सा उभरा हुआ है और ये हिस्सा दबा हुआ है और इस उभरे हुए हिस्से पर इंक लगाई जाती है और इसके द्वारा फिर कागज पर इसको छापा जाता है, तब हमारा ये वाला प्रिंट हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यह दबा हुआ हिस्सा है, यह उभरा हुआ हिस्सा है और यह छपा हुआ चित्र है। रिलीफ प्रिंटिंग के भी टाइप्स हैं, जिसमें कास्ट चित्र और कास्ट उत्कीर्ण, लिनोलियम, जाइलोग्राफ और कोलोग्राफ है। अब हम बात करते हैं कास्ट चित्र और कास्ट उत्कीर्ण चित्र की। कास्ट चित्र और कास्ट उत्कीर्ण चित्र में अंतर है। अंतर केवल सिर्फ टेक्निक्स का है, तकनीकी है, लेकिन इसमें जो सामग्री लगती है वो समान सी ही है। कास्ट चित्र में क्या होता है, कास्ट चित्र में आकृति रेखाओं में छपती है, अर्थात सफेद पृष्ठभूमि में रेखांकित की तरह दिखाई देती है। इसमें छाया प्रकाश नहीं दिखाया जाता। जबकि क्या होता है, कास्ट उत्कीर्ण में उत्कीर्ण यंत्रों से ब्लॉक में रंगत सहित टोन के साथ आकृति को उकेरा जाता है, अर्थात इसमें छाया प्रकाश को दिखाया जाता है। इसके लिए ठोस काली पृष्ठभूमि पर उकेर कर प्राप्त की गई रंगत से कलाकार छाया प्रकाश उत्पन्न करता है। अर्थात इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कास्ट चित्र में छाया प्रकाश नहीं दिखाया जाता है, जबकि कास्ट उत्कीर्णन में एंग्रेविंग में छाया प्रकाश दिखाया जाता है। कास्ट ब्लॉक के लिए मंजूषा या होली लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो होली दहन के समय जो लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उस वाली लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जहां सूक्ष्म मतलब बारीक कार्य की आवश्यकता होती है, वहां सिरों से घिसी हुई कामिनी बॉक्सवुड का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का यह टुकड़ा एक निश्चित मोटाई का होना चाहिए और इसका आकार चित्र के आकार से बड़ा होना चाहिए जो आपको उस पर बनाना है। अब आते हैं मेथड पर। इसका मेथड क्या है? सबसे पहले इसमें स्केचिंग है, फिर कार्विंग है, फिर इंक लगाते हैं, फिर प्रिंटिंग है। अब सबसे पहले हमने स्केच कर लिया, कागज पर हमने उसको चित्र बना लिया। तो मतलब ब्लॉक पर उकेरा जो रेखा चित्र है वो कागज पर काले के द्वारा दिखाई देता है। अब हम इसकी कार्विंग की बात करते हैं कि कार्विंग हमको कैसे करनी है। तो इसमें उकेरी गई जगह छपाई के समय सफेद रेखा के रूप में हमको दिखाई देती है। इसलिए उत्कीर्ण करते समय जो उत्कीर्ण करेंगे, वो जो कार्विंग करेंगे, जो हम एंग्रेविंग करेंगे, वो एक निश्चित गहराई तक करना चाहिए, जिससे प्रिंट करते समय स्याही लगाने वाला रोलर और ना ही छपाई के दौरान कागज उस गहराई तक पहुंच सके। तो वुड कटिंग करते समय औजार के दस्ते की गोलाई को हथेली के बीच में रखना चाहिए तथा ब्लेड को पहली अंगुली व अंगूठे से लगभग 3/4 बाहर निकला हुआ होना चाहिए। तो कास्ट ब्लॉक का डिजाइन काली पृष्ठभूमि पर सफेद रेखाओं के रूप में होना चाहिए, या अगर ब्लॉक पर सीधे रेखांकन करना हो तो जो स्थान सफेद रखना है उसे काला रखना चाहिए। इन्हीं काली रेखाओं को औजारों से उकेरना चाहिए और सूक्ष्म रेखाओं को उकेरने के लिए औजारों का बारीक और तेज होना भी बहुत आवश्यक है। तो चौड़े सफेद स्थान की छपाई के लिए ब्लॉक को अधिक गहरा करना चाहिए ताकि रोलर पर लगी स्याही वहां तक ना पहुंचे। और जब हमारा ठप्पा बनकर तैयार हो जाता है तो हमें उसे करीब 48 घंटे के लिए सुखाना भी आवश्यक है तथा रंग लगे रोलर व ठप्पे को तुरंत हमें केरोसिन तेल या फिर पुराने कपड़े से साफ करके रखना चाहिए। लकड़ी के ठप्पे को कागज में बंद करके रखना चाहिए ताकि उस पर रगड़ ना लगे, क्योंकि रगड़ से ठप्पे पर जो बना चित्र है वो भी खराब हो सकता है। हमारा मेथड क्या है? सबसे पहले स्केचिंग है, देन कार्विंग है, उसके बाद इंकिंग है, देन प्रिंटिंग है। कास्ट उत्कीर्ण और छापा कला में प्रयोग होने वाली सामग्री जो है उनके बारे में बताती हूँ। तो इसमें सपाट लकड़ी, बुरेन, धारदार नुकीले छोटे बड़े चाकू और पुराना कपड़ा, ब्रश, इंडियन स्याही, ट्रेसिंग पेपर, कार्बन पेपर, पेंसिल, रबड़, गोंद, फ्रेंच चौक, रंग मिलाने का चाकू आदि। तो कास्ट छापा बनाने में जिन सामग्रियों का हम उपयोग करते हैं वही कास्ट ठप्पा बनाने में भी प्रयोग होती हैं।
और कुछ विशेष सामग्री हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। तो उसमें क्या है, लकड़ी। तो कास्ट उत्कीर्ण ठप्पा बनाने के लिए प्राय टर्की वुड, अमेरिकन सफेद वुड और भारत में आसानी से जो मिलने वाली अपनी लकड़ियां हैं जैसे हल्दू, कौल, अमरूद आदि की जो कॉमन लकड़ियां हैं उनका उपयोग होता है। कभी कभी जब हम मजबूत ठप्पा बनाने की सोचते हैं तो उसके लिए हमें शीशम की लकड़ी काफी अच्छी रहती है, हमें ठप्पा बनाने के लिए काफी अच्छी रहती है, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो लकड़ी को काटकर तख्ते बना लिए जाते हैं और इन तख्तों को अच्छी तरह घिसकर कागज के समान चिकना बना लिया जाता है और इन पर एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि चित्र की आवश्यकता अनुसार डिजाइन में जब हम डिजाइन बनाते हैं तो उसमें हमें काफी दिक्कतें आती हैं। अब हम बात करते हैं बुरेन की। तो जो यह औजार होता है यह आगे से काफी नुकीला और धारदार होता है। इससे लकड़ी पर अनेक प्रकार की रेखाएं हम उत्कीर्ण करते हैं। रेखाओं का मोटा या पतला करने के लिए हाथ का दबाव व हाथ का अंश भी बदला जाता है। साधारण रेखा उत्कीर्ण करने के लिए हाथ को 30 डिग्री के अंश पर रखा जाता है और कास्ट उत्कीर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के बुरेन का औजारों का प्रयोग किया जाता है। बुरेन का जो उपयोग है वो चाकू या गौज का उपयोग करने के बजाय लाइनों को उभारने के लिए किया जाता है। मतलब जो बुरेन का उपयोग है वो हम लाइनों को उभारने के लिए करते हैं। तो बुरेन से बहुत महीन रेखा, बहुत बारीक रेखाएं बनाई जा सकती है एंड दीज लाइंस कैन गिव मोर डिटेल्स एंड द इल्यूशन और टोनल ग्रेडेशन। अब बात करते हैं चाकू की। तो ये चाकू दोनों ओर से धारदार और तेज होते हैं। लकड़ी के ठप्पे पर रेखा तराशने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और ये जो चाकू होते हैं वो जापानी चाकू के नाम से भी जाने जाते हैं। तेल, लकड़ी के तराशे ठप्पों पर मशीन का तेल लगाकर मजबूत और चिकना बनाया जाता है जिसे छापते समय रंग समान रूप से लग सके। रोलर, जो रोलर है कास्ट ठप्पा छापने के लिए प्राय 6 इंच और 12 इंच के बेलनाकार रबड़ के रोलरों का प्रयोग होता है और ये रोलर रबड़ व चमड़े के बने होते हैं। और कागज, कास्ट उत्कीर्ण ठप्पों को छापने के लिए पतले कार्टेज पेपर का प्रयोग किया जाता है और ये हल्के क्रीमी रंग के होते हैं। इसके बाद आते हैं मतलब गेज की। गेज क्या है? तो कास्ट और लिनोलियम उत्कीर्ण के प्रयोग में आने वाले ये वी और यू आकार के औजार होते हैं, इनको गेज कहते हैं। ये वी और यू शेप के बने हुए होते हैं। अब चित्र में आपको कास्ट उत्कीर्णक का रेत का थैला और पटरा दिखाया गया है। अब इसका क्या यूज है देखिए। उत्कीर्ण के लिए ब्लॉक को चमड़े से बने और रेत से भरे थैले पर रखा जाता है तथा रेत के थैले को लकड़ी की मेज या तख्ते पर रखना चाहिए ताकि उत्कीर्ण करते समय ब्लॉक इधर उधर ना फिसले। अर्थात इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो हमारा ब्लॉक है वो इधर उधर ना फिसले और हम आसानी से उस पर कार्य कर सकें। यह चित्र वुडकट प्रिंट मेकिंग का दिखाया गया है और इसमें रेखाओं को उकेरते हुए दिखाया गया है। यह चित्र वुड एंग्रेविंग का है और इसमें रंगत के साथ आकृतियों को उकेरा जाता है। और मैंने आपको बताया था अगर हमें छाया दिखानी है तो हम नाम मात्र के लिए आकृति को या उस जगह को उकेरते हैं, इससे छाया का प्रभाव हमें दिखाई देता है। आज हमने रिलीफ प्रिंटिंग के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इसके अन्य पार्ट के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।